लोगों ने हेलिक्स और उससे रिलेटेड थ्योरम्स हम लोगों ने किया है। अब इसके बाद का जो टॉपिक है उसमें हम लोगों को ऑस्कुलेटिंग सर्किल ये हम लोग को समझना है, या सर्किल ऑफ कर्वेचर भी उसको कहते हैं। तो ऑस्कुलेटिंग सर्किल या कर्वेचर ऑफ सर्किल ये हमारा क्या हुआ, इसको पहले हम लोग एक बार डिफाइन करेंगे। तो ऑस्कुलेटिंग सर्किल, ऑस्कुलेटिंग सर्किल अब ऑस्कुलेटिंग सर्किल को एक बार पहले इसकी जो डिफिनीशन है उस डिफिनीशन को हम लोग समझेंगे, फिर इसके बाद इसका इक्वेशन कैसे निकलेगा इस वर्क को इसके बाद हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले ये हमें पता है कि यदि कोई भी 3 पॉइंट रहे तो इस 3 पॉइंट से हम एक सर्किल ड्रा कर सकते हैं। कोई भी 3 पॉइंट रहे तो उससे पास करता हुआ एक सर्किल ड्रा किया जा सकता है। उसके लिए क्या करते हैं कि जो ये दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है इसको हम बाइसेक्ट करते हुए और ये परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रा करें, और फिर ये दोनों को हम ज्वाइन करता हुआ ये लाइन लें, और फिर इन दोनों को बाइसेक्ट करता हुआ इसका परपेंडिकुलर लाइन हम लें, और ये दोनों एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसका इस पॉइंट और इस पॉइंट तीनों से डिस्टेंस सेम होता है, और इसी को रेडियस लेकर के और हम सर्किल ड्रा करें तो वो सर्किल इन तीनों पॉइंट से होकर के जाता है। तो अभी ये हाई स्कूल लेवल पे ये चीज़ें आ चुकी हैं कि कोई भी 3 पॉइंट है तो उस 3 पॉइंट से पास करता हुआ एक सर्किल ऑलवेज ड्रा किया जा सकता है। तो अभी ऑस्कुलेटिंग सर्किल इसका क्या मतलब है, इस चीज को एक बार डिफिनीशन के फॉर्म में हम समझें। तो हमने कोई एक कर्व लिया, एक्चुअली ये जो कर्व दिख रहा है वो प्लेन कर्व हमको दिख रहा है, लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं स्पेस कर्व। इसका मतलब एक कर्व आया और ये हमारा स्पेस में है, लेकिन स्पेस में हम बना नहीं सकते फिगर को, इसलिए उसको इस फॉर्म में बनाया गया है। तो अब आप क्या कर लें कि सपोज कर लें कि कोई यह एक पॉइंट है, इसको हमने P इससे डिनोट किया और इसका कोऑर्डिनेट हमने XI ऐसा ले लिया, और तब इस P पर ऑस्कुलेटिंग सर्किल क्या होगा इसको हमको डिफाइन करना है। तो हम क्या करते हैं कि P का कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट लेते हैं, यानी कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट का मतलब उसके पास का कोई 2 पॉइंट। तो एक पॉइंट हमने ए ले लिया और एक पॉइंट हमने यह ले लिया। अब ये 3 पॉइंट हो गए और इन तीनों पॉइंट से एक सर्किल ड्रा किया जा सकता है। अभी हम लोगों ने देखा इन दोनों को ज्वाइन करें, इन दोनों को ज्वाइन करें, इसको बाइसेक्ट करते हुए परपेंडिकुलर लाइन में, और ये दोनों एक दूसरे को जहाँ काटेगा वो सेंटर होगा, और उसी से ये कोई तीनों पॉइंट में से ज्वाइन करें तो तीनों इक्वल होगा, उसी रेडियस से सर्किल ड्रा करेंगे तो सर्किल इन तीनों पॉइंट से होके जाएगा। अब आप देखें ये आपको एक प्लेन में दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये हमको स्पेस में समझना है। तो हमने क्या किया, यह सपोज किया कि कोई हमारा हमने यह एक कर्व स्पेस में ले लिया, एक कर्व ले लिया, यह एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट से होता हुआ हमने एक सर्किल को ड्रा कर दिया। अब हम क्या करें कि जिस पॉइंट पे ऑस्कुलेटिंग सर्किल निकालना है उसको फिक्स रखें, और जो ये 2 पॉइंट है इन दोनों को थोड़ा इस P के और पास लाएं। जैसे हमारा यहाँ फिगर में दिख रहा है, तो हमारा जो ये पॉइंट है इसको और पास लाएं, तो फिर जो ये 3 पॉइंट हुए इन 3 पॉइंट से फिर एक सर्किल ड्रा किया जा सकता है। यानी हमने कोई एक कर्व लिया, उसका कोई एक पॉइंट लिया और इसके पास के 2 पॉइंट और लिए, और तब इन तीनों पॉइंट से हम एक सर्किल को ड्रा कर सकते हैं। अब जिस पर ऑस्कुलेटिंग सर्किल निकालना है उसको हमने फिक्स रखा, जो ये 2 पॉइंट है इसको P के थोड़ा और पास लाए, और तब फिर इन तीनों पॉइंट से होता हुआ एक सर्किल को ड्रा किया। फिर इसको क्रमशः जो शेष 2 पॉइंट है जिस पर ऑस्कुलेटिंग सर्किल निकालना है उसके करीब लाते जाए, और तब उससे सर्किल हम ड्रा करें। तो जब ये दोनों पॉइंट P के पास आ जाए तब
होगा वही सर्किल हमारा ऑस्कुलेटिंग सर्किल कहलाएगा। और ये ऑस्कुलेटिंग, अब जब हम लोग ऑस्कुलेटिंग प्लेन निकाले थे तो उसमें भी क्या किया, एक कर्व था, उस कर्व का कोई एक पॉइंट लिया और एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, तो इससे होता हुआ यानी पी से होता हुआ ये जो दो पॉइंट है इससे हमने प्लेन लिया, फिर एक पॉइंट और पी के पास लाया और फिर इन 3 पॉइंट से प्लेन दिया, और जब वो दोनों पॉइंट उस पी के पास आ गए तो जो प्लेन का पोजीशन हुआ वो हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहलाएगा। वही स्थिति यहाँ ऑस्कुलेटिंग सर्किल का भी है, लेकिन डिफरेंस है कि वहाँ हम एक प्लेन लेते थे और यहाँ हम एक सर्किल ले रहे हैं। तो अब हम कोई एक पॉइंट लिए और 2 पॉइंट लिए, इससे हम सर्किल ले रहे हैं, और ये सर्किल जो ये 2 पॉइंट शेष है वो जिस पर ऑस्कुलेटिंग सर्किल निकालना है, तो ये क्रमशः उसको चेंज करते जाए तो सर्किल का पोजीशन बदलता जाएगा, और जब ये दोनों पी के पास आ जाए तब सर्किल का जो पोजीशन होगा वो हमारा ऑस्कुलेटिंग सर्किल होगा। तो ये जो ऑस्कुलेटिंग सर्किल होगा वो एक प्लेन में होगा, और किस प्लेन में होगा, वो हमारा जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है उसी में लाई करेगा, क्योंकि ये पॉइंट के साथ वो दो अन्य पॉइंट लिए थे, उससे हम जब सर्किल ड्रा करेंगे तो सर्किल हमेशा किसी न किसी प्लेन में लाई करेगा। तो अब उस पॉइंट को हम कोइंसाइड करते जाए पी के पास, और तब वो जो प्लेन जिसमें सर्किल लाई करेगा वो हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन ही होगा जिसमें वो सर्किल लाई करेगा। तो इसीलिए उस सर्किल को हम ऑस्कुलेटिंग सर्किल कहते हैं। तो फाइनली हमने क्या समझा कि कोई एक स्पेस कर्व है, उसका एक पॉइंट लिया और उसके कॉन्जिक्यूटिव 2 पॉइंट और लिए, इन तीनों पॉइंट से हमने एक सर्किल को ड्रा किया। फिर सर्किल का जो पोजीशन है, अब आप देखें कि उस P के पास जो 2 पॉइंट है थोड़ा और उसके पास लगा, तब तीनों पॉइंट से सर्किल को हम देखें कि तब सर्किल जो पहले से था वो किस पोजीशन में आ गया। ऐसे जब शेष 2 पॉइंट जो P है उस पर कोइंसाइड कर जाए और तब जो सर्किल होगा वो सर्किल ही हमारा ऑस्कुलेटिंग सर्किल होगा। इट मीन्स हमने देखा कि जो ऑस्कुलेटिंग सर्किल हुआ वो हमारा 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर्व के साथ रख रहा है। 3 पॉइंट क्यों, एक तो P है और 2 अन्य पॉइंट, ये दोनों जब वहां P पर कोइंसाइड कर रहे हैं तो वहां 3 पॉइंट एक पास मिल रहे हैं, यानी ऑस्कुलेटिंग सर्किल जो होगा वो कर्व के साथ 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा। तो इतनी बातें हम लोगों ने एक तो डेफिनेशन को समझा, व्हाट इज ऑस्कुलेटिंग सर्किल, और ये ऑस्कुलेटिंग सर्किल ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे लाई करेगा, और फिर एक बात हमने समझा कि कर्व के साथ जो ऑस्कुलेटिंग सर्किल होगा वो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा। तो इस तरह से इसी आइडिया को हम कॉन्सेप्ट लेते हुए हम ऑस्कुलेटिंग सर्किल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे ये हमको आगे की आर्टिकल में डिटरमिन करना है। तो आगे की आर्टिकल हम डिटरमिन करेंगे और उसमें हमको कोई भी यदि सर्किल का इक्वेशन निकालना है तो उस सर्किल के इक्वेशन में यदि हमको सेंटर मालूम और उसका रेडियस मालूम तो हम सर्किल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। सेंटर मालूम हो और रेडियस मालूम हो तो हम सर्किल का इक्वेशन निकाल रहे हैं, और ये हम स्पेस में निकाल रहे हैं। तो अब हमारा जो सेंटर हुआ वो सेंटर जैसे हमारा एक्स वाई प्लेन में रहता है तब तो वहाँ जेड कोऑर्डिनेट नहीं होता, केवल एक्स हो, लेकिन हमारा ये प्लेन तो हो लेकिन वो स्पेस का प्लेन हो। इसमें हम कोई पॉइंट लेंगे तो उसका जेड कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगा, उसका एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन एक प्लेन में लाई करेगा। और इस प्लेन में कोई सर्किल बनाएंगे तो उस सर्किल का जो सेंटर होगा केवल उसमें 2 कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, वो हमारा 3 कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन सर्किल का इक्वेशन जो हम निकाले हैं उसमें केवल सर्किल का इक्वेशन हम क्या जानते हैं, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ये हमारा सर्किल का इक्वेशन है। लेकिन वही जब तीनों कोऑर्डिनेट आ जाए x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर, तो वो सर्किल का इक्वेशन नहीं होता है, तो वो स्फीयर का इक्वेशन होता है। तो अब हमको
यहां समझना होगा कि जब एक्स वाई जेड तीनों जब आएगा तब वो जो इक्वेशन होगा वो सर्किल का नहीं, वो हमारा स्फीयर का होगा। और हम चूंकि ये एक एक्स वाई प्लेन में ही इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम स्पेस में कर रहे हैं, तो स्पेस में एक प्लेन आएगा, उस प्लेन में एक सर्किल ही होगा, लेकिन वो सर्किल में जो उसका सेंटर होगा उसका कोऑर्डिनेट हमारा केवल एक्स और वाई ही नहीं होगा, हमारा तीनों होगा। यानी हम तो क्या करेंगे कि जैसे हमारा कोई एक स्फीयर रहे और ये जहां इसका सेंटर है उससे पास करता हुआ जब कोई प्लेन ले ले, अब सेंटर का कोऑर्डिनेट तीनों है, एक्स वाई जेड तीनों ही कोऑर्डिनेट है, लेकिन इसमें जो हमारा स्फीयर है, इस स्फीयर को एक प्लेन जब काटेगा तो प्लेन के काटने से और स्फीयर का जो इंटरसेक्शन होगा वो सर्किल होगा, और वो जो सर्किल है उसका सेंटर में हमारा जेड कोऑर्डिनेट भी है। तो अब हमें समझेंगे कि जिस सर्किल का, जिस ऑस्कुलेटिंग सर्किल का इक्वेशन निकालना है, उस सर्किल का सेंटर हम लेंगे तो उसका स्पेस में ले रहे हैं, इसलिए एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट आएगा, रेडियस एक ले लेंगे, लेकिन वो जो स्फीयर होगा वो स्फीयर को जब ऑस्कुलेटिंग प्लेन काटेगा तब जो सर्किल मिलेगा वो हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन में होगा, और वो सर्किल ही हमारा ऑस्कुलेटिंग सर्किल होगा। तो एनीवे पहले अब हम इसके बाद ऑस्कुलेटिंग सर्किल, इसका कैसे डेरिवेशन करेंगे, उसका फार्मूला कैसे हम निकालेंगे, तो इस वर्क को हम आगे। अब ऑस्कुलेटिंग सर्किल कैसे डिटरमिन करेंगे, इस वर्क को आप समझें। तो हमने क्या किया कि जो ऑस्कुलेटिंग सर्किल हमको निकालना है उसके सेंटर को हमने सपोज कर लिया सी आई, सेंटर है तो उसी के सी को, और आई तो 3 डायमेंशन में करा है तो 1 2 3 यानी C1 C2 C3, ये हमारा सेंटर हो गया, सेंटर हो गया। और इसका ये हमने सेंटर ले लिया, सेंटर, और रेडियस हमने ले लिया, इसका जो रेडियस हुआ उसको हमने ए ऐसा सपोज कर लिया। तब यदि इसका इक्वेशन हम यह x1 माइनस C1 इसका स्क्वायर प्लस x2 माइनस C2 इसका स्क्वायर प्लस x3 माइनस C3 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यदि ऐसा रखेंगे तो हमारा ये सर्किल का इक्वेशन नहीं हुआ, ये हमारा स्पेस का इक्वेशन हुआ, ये स्फीयर का इक्वेशन हुआ, ये स्फीयर का इक्वेशन हुआ। तो अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि जो ये सेंटर लिए है, जो यह सेंटर लिया गया है वो सेंटर, और जो यह इसका रेडियस लिया गया है ए, इससे हम एक स्फीयर को हम कंसीडर करें, एक स्फीयर का इक्वेशन निकालें, तो वही हमारा स्फीयर का इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया। इसी को यदि हम शार्ट में लिखेंगे तो यह एक्स आई माइनस सी आई इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इस फॉर्म में। तो जब वेक्टर के टर्म में आता है तब उसको, अब हम क्या करते हैं कि यह जो इक्वेशन है करंट कोऑर्डिनेट, इसको कैपिटल एक्स में लिख रहे हैं, ए कैपिटल एक्स। तो जब ये वेक्टर क्वांटिटी में रहता है तो ये स्क्वायर नहीं लगाते हैं, तब उसका डॉट प्रोडक्ट के टर्म में लिखते हैं, यानी यह एक्स आई और यह एक्स आई माइनस सी आई, अब ये स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमने स्फीयर लिया, ये हमारा स्फीयर का इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा एक कर्व ले, जिस कर्व के इसी पॉइंट पर हमको ऑस्कुलेटिंग सर्किल का इक्वेशन निकालना है, तो कर्व का इक्वेशन हमने सपोज कर लिया यह एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई एस, यानी एस के फॉर्म में इस कर्व का इक्वेशन दिया गया है। अब हम क्या करेंगे कि जो ये कर्व है, इस कर्व के साथ जब यह स्फीयर 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा, और जब 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा तब हम देखेंगे कि 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखने पर इसकी सी आई और ए दोनों की वैल्यू को निकालेंगे।
तो जब दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो जब ये 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा और तब जो सेंटर हमको मिलेगा उस सेंटर और उस रेडियस से जो सर्किल ड्रा करेंगे वो जो सर्किल होगा वो सर्किल हमारा ऑस्कुलेटिंग सर्किल होगा, क्योंकि जो ऑस्कुलेटिंग सर्किल होता है वो कर्व के साथ 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखता है। तब आप देखें कि ये कर्व इस स्फीयर के साथ 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखे, तो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखे, इसका कंडीशन हम लोग जानते हैं कि पहले तो ये इसके साथ 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें। ये पीछे हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में पढ़ चुके हैं, तो इसका इंटरसेक्शन ले, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो जो कैपिटल एक्स आई है उसमें एक्स आई एस ए इसकी जगह आ जाएगा, तो जब आएगा तब ये हमारा एक्स आई, और ये एस लिख नहीं रहे लेकिन ये ध्यान में रखना है कि ये यस का फंक्शन है, पैरामीटर का नहीं है। आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो ये एक्स आई माइनस सी आई और यह एक्स आई माइनस सी आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको हमने 2 ऐसा ले लिया 2। हमें सब कर क्या रहे हैं, हम एक करने जा रहे हैं कि सेंटर हमने लिया है और रेडियस हमने सपोज किया है, तो इस सेंटर की वैल्यू और रेडियस की वैल्यू हम निकालें, और जब ये निकाल लेंगे तब इस पर जो स्फीयर होगा वो स्फीयर को जब ऑस्कुलेटिंग प्लेन इंटरसेक्ट करेगा तो जो सर्किल मिलेगा वो हमारा ऑस्कुलेटिंग सर्किल होगा। यानी ऑस्कुलेटिंग प्लेन में जो ये सेंटर होगा, यदि हमारा ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन ये है तो इसमें जो ये सेंटर है सी आई, इसी में ए रेडियस से ये सर्किल ड्रा होगा तो ये ऑस्कुलेटिंग सर्किल होगा। तो अब हमारा जैसे ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, तो ये स्फीयर और हमारा कोई एक कर्व है, इसी कर्व के किसी पॉइंट पे ऑस्कुलेटिंग सर्किल निकालना है। तब हमने क्या किया कि जो ये सर्किल निकालना है तो अब इसको हमने स्फीयर ले लिया। अब ये कर्व और यह स्फीयर 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखे, और 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखने के बाद सेंटर की वैल्यू क्या मिला और रेडियस क्या मिला ये हमको डिटरमिन करना है। और जब रेडियस और सेंटर ये दोनों हमको मिल जाएगा तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में इस पॉइंट से रेडियस देखेंगे कि रेडियस क्या है और सेंटर हमारा क्या है, उस पर सर्किल ड्रा कर लेंगे, ऑस्कुलेटिंग सर्किल मिल जाएगा। तो अब वही हमको निकालना है। तो अब हमें देखेंगे कि यह स्फीयर और एक कर्व, ये जो कर्व है इसी का ये पॉइंट P है और इसी का कोऑर्डिनेट ये एक्स आई है, इसी पे ऑस्कुलेटिंग सर्किल को निकालना है। तो अब हमने क्या किया कि ये स्फीयर और यह कर्व जिसका ये पॉइंट है, इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन लिया। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए हमने इसकी वैल्यू को इसमें रख दिया। तो जैसे आपको ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ऐसा कुछ दिया गया और यक्स इज इक्वल टू 3, इससे इसका इंटरसेक्शन लिखना है। तब हम क्या करते हैं कि यक्स की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि वही इन दोनों का, इसका और इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो इसकी वैल्यू को इसकी जगह हमने रख दिया, तो जब रखा तब ये आया। अब ये 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखे, तो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखे तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस माइनस ए स्क्वायर को इधर ले लें और इसको हम 0 कर लें, तो ये हमारा एस का फंक्शन हो गया, क्योंकि यह एक्स एस का फंक्शन है, एक्स एस का फंक्शन है। तो इसी को हमने एफ एस से डिनोट कर लिया। और यह एफ एस से क्यों डिनोट किया है, एक तो ये यस का फंक्शन है और सिर्फ ये बताने के लिए कि जब ये कर्व इस स्फीयर के साथ 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा तो थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, लेकिन उसके पहले के सारे डेरिवेटिव 0 होंगे। तो ये कंडीशन लगा करके ही हम सेंटर और रेडियस की वैल्यू निकालेंगे। तब हमारा यह एफ एस, अब इतनी को बार बार न कहना पड़े तो हमने इसको डिनोट कर दिया एफ एस से। तब हमारा एफ एस ये 0 हो जाए, एफ डैश एस ये 0 हो जाए और एफ डबल डैश एस यह 0 हो, ट्रिपल डैश 0 ना हो। ये हमारा 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखने का कंडीशन है कि जितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
कोई दो कर्व रखते हो तो उसका इंटरसेक्शन लेते हैं और उसमें देखते हैं कि जितना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखना होगा वो डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, उसके पहले के सारे डेरिवेटिव। तो अब ये कर्व और ये इस पेयर, ये दोनों 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेंगे तो आपको एफ एस यह जीरो, एफ डैश एस यह जीरो, एफ डबल डैश एस यह जीरो, ये तीनों हमारे जीरो हो जाएंगे, थर्ड डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। अब इन तीनों से हम क्या करते हैं, तो ये एफ एस जीरो, एफ डैश एस जीरो, एफ डबल डैश जीरो, ये 3 इक्वेशन आएगा। तो एक इक्वेशन तो ये ऑलरेडी ये आपका है और 2 और, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो है। अब इसके बाद हमको एफ डैश एस निकालना होगा, एफ डबल डैश एस निकालना होगा। तब आप एफ डैश एस निकालें, तो एफ डैश एस, तो इसको डिफरेंशिएट करें। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 का प्रोडक्ट है। तो पहले को डिफरेंशिएट किया तो एक्स आई डैश, सी कांस्टेंट है, सेंटर है, तो ये कांस्टेंट हो गया। और तब यह एक्स आई माइनस सी आई बच जाएगा, एक्स आई माइनस सी आई ये बचा। और फिर अब इसको रखेंगे एक्स आई माइनस सी आई और एक्स आई डैश, और ए रेडियस इसलिए जीरो, इसकी वैल्यू जीरो है। तब हमने ये जो वैल्यू ये कोई यहाँ 7 नहीं है तो ऑपरेशन नहीं है, तो इसका मतलब एक डॉट प्रोडक्ट होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके बीच डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट हमारा कम्यूटेटिव होता है। तो इसका मतलब एक्स आई डैश और यह वैल्यू ये दोनों सेम है, तो ये 2 टाइम्स होगा, यानी 2 टाइम्स एक्स, 2 टाइम्स एक्स आई डैश और यह एक्स आई माइनस सी आई इज इक्वल टू जीरो। और 2 जीरो होगा नहीं, इसलिए 2 को ट्रांसपोज करेंगे तब हमको एक्स आई डैश और यह एक्स आई माइनस सी आई इज इक्वल टू जीरो। इसको हमने 3 कह दिया, ये हमारा 3 है। अब हम क्या करेंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव इसका निकालना है, तो यह एफ डबल डैश एस, एफ डबल डैश एस, इसकी वैल्यू निकालें। तो इसका डेरिवेटिव है, एक बार और करेंगे तो 2 का प्रोडक्ट, तो इसका डेरिवेटिव एक्स आई डबल डैश एक्स आई माइनस सी आई और फिर प्लस एक्स आई डैश, और इसका फिर करेंगे तो यह एक्स आई डैश इज इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू अब ये हमारा डिफरेंट है, इसलिए ये कुछ नया देने वाला नहीं है, इसको हमने और ऐसा किया। हमको ऑस्कुलेटिंग सर्किल का इक्वेशन निकालना है, तो हमने उसके सेंटर को सी आई ऐसा सपोज कर लिया और उसके रेडियस को ए ले लिया, और तब हमको ऑस्कुलेटिंग सर्किल हो उसका सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, ये जब निकाल लेंगे तो सेंटर और रेडियस मालूम है तो सर्किल का इक्वेशन निकल आएगा। तो उस वर्क के लिए हमने क्या किया कि जब सी आई को सेंटर लेंगे और 3 डायमेंशन में लिखेंगे ऐसे, तो ये हमारा सर्किल नहीं, ये हमारा स्फीयर है। तो ये स्फीयर और हमारा कोई ये कर्व लिया, इसी कर्व के किसी पॉइंट पे ऑस्कुलेटिंग सर्किल का इक्वेशन निकालना है। तो जो ये सेंटर है और रेडियस है, इससे ये सर्किल यहाँ है, लेकिन हमने ये स्फीयर का इक्वेशन यानी इसके ऊपर का ये पार्ट ऐसे दूसरे तरफ भी जाएगा, ये स्फीयर लिखा गया क्योंकि ये इक्वेशन हमारा ये सर्किल का नहीं है, ये स्फीयर का है। तो ये स्फीयर का हमने इक्वेशन लिखा और कर्व के इसी पॉइंट पे हमको ये ऑस्कुलेटिंग सर्किल निकालना है। तब हमने क्या किया कि जब ये कर्व और ये स्फीयर, ये जब ये सर्किल
ऑस्कुलेटिंग सर्किल होगा तो ऑस्कुलेटिंग सर्किल कर्व के साथ 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा। तो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा तो इसका मतलब हमारा ये कर्व और स्फीयर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, ये इंटरसेक्शन हो गया। अब यही हमारा एफ हो गया और थर्ड डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, उसके पहले का हमारा कोई डेरिवेटिव नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। इन्हीं डेरिवेटिव की वैल्यूज को हमने निकाल लिया, एफ डैश एस निकाला, एफ डबल डैश निकाला, ये वैल्यू आ गया। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का एक पार्ट रहा। ये है ए और सी आई, इसकी वैल्यू को निकालना। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि जो ये इक्वेशन है, इन इक्वेशन जैसे थर्ड और फोर्थ में, तो एक्स आई डैश का मतलब डी एक्स आई बाई डी एस, और डी एक्स आई बाई डी एस को ही हम टी आई से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा टी आई हो जाएगा। और फिर देखेंगे कि टी आई डैश, अब ये जो जो वैल्यूज है उनको एक बार हम निकालें और तब देखें कि वो क्या होगा, उसकी वैल्यू को यहाँ हम निकालेंगे। तो वही वर्क। तो अब हम क्या करेंगे कि जो जो वैल्यू एक्स आई डैश, तो यहाँ एक्स आई डैश इसकी वैल्यू डी एक्स आई बाई डी एस और इसी को टी आई इससे डिनोट करते हैं। अब यह एक्स आई डबल डैश एक बार और डिफ्रेंशिएट करें तो ये टी आई डैश और इसकी वैल्यू कप्पा पी आई, ऐसा हो गया। तो एक्स आई डैश एक्स आई डबल डैश ये वैल्यू हम लोगों ने निकाली। अब और देखें क्या है, तो एक्स आई डैश को तो टी आई लिख लेंगे, एक्स आई डबल डैश को कप्पा पी आई लिख लेंगे, और एक्स आई डैश इंटू एक्स आई डैश इसकी वैल्यू भी देखो, तो एक्स आई डैश इंटू एक्स आई डैश मीन्स टी आई और डॉट टी आई। तो ये दो का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 और फिर इसका मैग्नीट्यूड 1 और स्वयं का काश 0, तो यानी ये वैल्यू हमको 1 ऐसा है। अब ये जो वैल्यूज है उसी को हम 3 और 4 में रख दें। तो नाउ इक्वेशन 3 एंड 4 कैन बी रिटन एज, देखें क्या लिखेंगे, तो ये हमारा आया टी आई एक्स आई माइनस सी आई इज इक्वल टू 0। टी आई एक्स आई माइनस सी आई यही हमने रखा है थर्ड में, तो ये वैल्यू आ गया। और इस 4 तक आया था, इसको हमने 5 ऐसा कर लिया। और फिर यहां से देखें एक्स आई डबल डैश इसकी वैल्यू कप्पा पी आई, ये वैल्यू एक्स आई माइनस सी है, एक्स आई माइनस सी है, और यह एक्स आई डैश इसकी वैल्यू +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू हमको मिल गया। अब इसमें इस कप्पा को इधर ट्रांसपोज कर दें, तो ये ट्रांसपोज करेंगे तब हमको मिला यह पी आई एक्स आई माइनस सी आई, और ये 1 इधर आएगा तो -1 और -1 बाई कप्पा दैट इज रो माइनस रो, तो ये -1 बाई कप्पा दैट इज माइनस रो। यही हमारा 1 बाई कप्पा मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो हमारा रो से डिनोट होता है। तो ये वैल्यू, इसको हमने 6, ये जो इक्वेशन आया इसको हमने 6 ऐसा कर लिया। तो यहां तक चूंकि ये डैश एफएस में नहीं आया था, ये केवल एफ डैशियस और एफ डबल डैशियस इसी में आया था, और इनकी वैल्यूज को रख दिया, हमको 5 और 6 ये मिल गया। अब इसके हेल्प से हम देखेंगे कि हमारा ये वैल्यू सी आई और ए इसका कैसे निकल सकेगा। तो इसको आप देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे कि यह टी आई एक्स आई माइनस सी आई ये वैल्यू है, टी आई एक्स आई माइनस सी आई दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है।
इट मीन्स एक्स आई माइनस सी आई टी आई के परपेंडिकुलर होगा। यह एक्स आई माइनस सी आई, अब आप देखेंगे यही एक्स आई है और इस सर्किल का सेंटर सी आई रहे तो यही आपका एक्स आई माइनस सी आई ये वैल्यू है। और चूंकि ये सर्किल है तो उसका रेडियस जीरो नहीं होगा, तो इसलिए एक्स आई माइनस सी आई ये जीरो नहीं होगा। तो जब ये जीरो नहीं होगा तब हमारा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। इट मीन्स टी आई के परपेंडिकुलर प्लेन में एक्स आई माइनस सी आई है और टी आई का परपेंडिकुलर प्लेन ही नॉर्मल प्लेन होता है। ये प्लेन का कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रहे, ये टी आई या टी आई और इसी प्लेन में यह परपेंडिकुलर लाइन पी आई और इन दोनों के परपेंडिकुलर ये बी आई। तो जो यह टी आई हुआ ये हमारा जो पी आई और बी आई इसको कंटेन करता हुआ जो प्लेन आया वो हमारा नॉर्मल प्लेन है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो दिया जा रहा है, तो हमारा वो डॉट प्रोडक्ट जीरो, इसका मतलब एक्स आई माइनस सी आई टी आई के परपेंडिकुलर है और टी आई का परपेंडिकुलर जो होगा कोई भी लाइन एक्स आई माइनस सी आई एक लाइन है, तो ये जो आएगा वो हमारा हमेशा टी आई के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। तो जब टी आई के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, ये हमने यहां से ये देखा एक्स आई माइनस सी आई, लेकिन ये स्फीयर है, ये स्फीयर है और वो स्फीयर से सर्किल हमको कब मिलेगा, जब ये आस्कुलेटिंग प्लेन के द्वारा इंटरसेक्ट हो। तो इसका मतलब एक्स आई माइनस सी आई आस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करेगा। तब हम देख रहे हैं कि एक्स आई माइनस सी आई आस्कुलेटिंग प्लेन में भी होगा, क्योंकि हमने जो पहला इक्वेशन लिखा था ये सर्किल का इक्वेशन नहीं है, ये स्फीयर का है। तो इस स्फीयर को जब आस्कुलेटिंग प्लेन इंटरसेक्ट करेगा तब जो सर्किल मिलेगा वो हमारा आस्कुलेटिंग सर्किल होगा। इट मीन्स एक्स आई माइनस सी आई, एक्स आई ए जो कर्व है उस कर्व का एक पॉइंट है जिसपे आस्कुलेटिंग सर्किल निकालना है ये, और सी आई इसका सेंटर। तो चूंकि 3 डायमेंशन में है तो ये सी आई आपका कहीं भी हो सकता है। तो अब ये आस्कुलेटिंग स्फीयर लिया गया, उससे आस्कुलेटिंग प्लेन को इंटरसेक्ट किया गया, तब जो आएगा ये आस्कुलेटिंग सर्किल होगा। तो अब इस प्लेन में अब ये रेडियस जितना भी आ रहा है वो हम निकालेंगे। तो ये एक्स आई माइनस सी आई ये आस्कुलेटिंग प्लेन में होगा तब वो आस्कुलेटिंग सर्किल देगा। तो इट मीन्स एक्स आई माइनस सी आई जो पहला ये इक्वेशन दिया ये नॉर्मल प्लेन में एक्स आई माइनस सी आई और यहां से एक्स आई माइनस सी आई आस्कुलेटिंग प्लेन में होगा। तो इट मीन्स कोई लाइन दो प्लेन में कब होगा, जब उन दोनों के इंटरसेक्शन पर हो। इट मीन्स एक्स आई माइनस सी आई आस्कुलेटिंग प्लेन और नॉर्मल प्लेन इन दोनों के इंटरसेक्शन पे होगा। तो जैसे हमारा एक प्लेन हमने ले लिया यह टी आई लिया, इसका ये नॉर्मल प्लेन हो गया और ये हमारा आस्कुलेटिंग प्लेन हो गया। इट मीन्स एक्स आई माइनस सी आई यही है, ये है, तो ये होगा तो नॉर्मल प्लेन में भी होगा और आस्कुलेटिंग प्लेन में भी होगा। तो ये दोनों इक्वेशन ये टी आई डॉट एक्स आई माइनस सी आई और आस्कुलेटिंग सर्किल इन दोनों से हमको मिलेगा कि एक्स आई माइनस सी आई जो होगा वो हमारा ये नॉर्मल प्लेन और ये आस्कुलेटिंग प्लेन इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन मिलेगा उसी के अलग होगा। अब हम देखेंगे कि नॉर्मल प्लेन और आस्कुलेटिंग प्लेन दोनों का इंटरसेक्शन क्या देगा। तो अब आपका ये आस्कुलेटिंग प्लेन ये नॉर्मल प्लेन टी आई के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल प्लेन और ये आपका आस्कुलेटिंग प्लेन, तो दोनों का इंटरसेक्शन से यानी पी आई हमको मिला। इट मीन्स एक्स आई माइनस सी आई पी आई के एलाउंड वर्क करेगा, यानी इस लाइन पर एक्स आई माइनस सी आई होगा। तो इस पर होगा तो आपका एक्स आई माइनस सी आई इस आस्कुलेटिंग प्लेन में भी होगा और एक्स आई माइनस सी आई जब इस पर होगा तो ये जो नॉर्मल प्लेन होगा उस पर भी आएगा। तो अब यहां से हमको मिला कि इक्वेशन 5 जो शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है यहां से फ्रॉम 5 एक्स आई माइनस सी आई
is perpendicular to ti, यह ti के परपेंडिकुलर होगी और एक्स आई माइनस सी आई ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन में भी होगा, बट एक्स आई माइनस सी आई इज ऑल्सो इन ऑस्कुलेटिंग प्लेन। इस तरह से हमने ये देखा कि एक्स आई माइनस सी आई परपेंडिकुलर टू टी आई, और टी आई का जो परपेंडिकुलर प्लेन होता है वही हमारा नॉर्मल प्लेन होता है। तो इस चीज को आप लिख लें कि एक्स आई माइनस सी आई इज परपेंडिकुलर टू टी आई, दैट इज ऑन द नॉर्मल प्लेन। तो ये हमारा टी आई का जो परपेंडिकुलर होगा वो नॉर्मल प्लेन होता है। तो एक्स आई माइनस सी आई नॉर्मल प्लेन है, और एक्स आई माइनस सी आई ये जब ऑस्कुलेटिंग प्लेन में ये ऑस्कुलेटिंग सर्किल होगा तो ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन में भी लाई करेगा। तो एक्स आई माइनस सी आई इज आल्सो तो बट एक्स आई माइनस सी आई इज आल्सो इन ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो ये दोनों प्लेन पे कोई लाइन तब होगा जब दोनों के इंटरसेक्शन में हो, और नॉर्मल प्लेन और ऑस्कुलेटिंग प्लेन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो हमारा प्रिंसिपल नॉर्मल होता है। जैसे हमारा यह टी आई और यह पी आई ये हुआ और ये बी आई, तो टी आई का परपेंडिकुलर ये जो प्लेन हुआ वो हमारा नॉर्मल प्लेन, इस टी आई का परपेंडिकुलर प्लेन ये नॉर्मल प्लेन, और ये हमारा टी आई और पी आई इसको कंटेन करने वाला जो प्लेन आया ये हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन ये हो गया। इट मीन्स ये दोनों प्लेन में लाई ये तब करेगा जब ये इन दोनों के इंटरसेक्शन यानी जो पी आई है उसके एलांग वर्क करे, तो देयरफॉर एक्स आई माइनस सी आई लाइज ऑन द प्रिंसिपल नॉर्मल। इन दोनों का इंटरसेक्शन यही प्रिंसिपल नॉर्मल ही है। तो किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए हमको दो चीजें चाहिए, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा जिसके एलांग वर्क कर रहा है उसका यूनिट वेक्टर। तो हमारा एक प्रिंसिपल नॉर्मल के एलांग एक्स आई माइनस सी आई है, ये एक्स आई माइनस सी आई इसी के एलांग है। तो जब उसके एलांग होगा इट मीन्स हमारा एक्स आई माइनस सी आई ये जो वेक्टर हुआ वो कोई एक इसका जो मैग्नीट्यूड हुआ उसको हमने सपोज कर लिया लैम्डा, और इसका जो यूनिट वेक्टर हुआ उसको हमने लिख दिया पी आई। तो किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और इनटू यूनिट वेक्टर ऐसा हम लिख लेते हैं। तो एक्स आई माइनस सी आई और इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हमने लैम्डा डिनोट किया है, और ये जिसके एलांग वर्क कर रहा है उसका यूनिट वेक्टर पी आई हमको पहले से मालूम है। तो यहाँ क्या है, वेयर लैम्डा इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स आई माइनस सी आई। एक्स आई माइनस सी आई का हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, यानी इस एक्स आई माइनस सी आई की वैल्यू इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब जब यह पी आई है तो इसकी वैल्यू को यदि यह एक्स आई माइनस सी आई की जगह यह लैम्डा पी आई लिखे तो इससे हमको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये एक्स आई माइनस सी आई इसकी वैल्यू हम निकालें और यहाँ से लैम्डा पी आई या हम रख दें इस इक्वेशन में, इक्वेशन 6 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ
putting this value, putting the above value in इक्वेशन, उसी इक्वेशन में रखना है जिसमें पी आई है, क्योंकि ये पी आई और पी आई 1 दे देगा, तो इसकी वैल्यू को यहाँ रखेंगे तब तो पी आई और टी आई 0 दे देगा, जो 0 है तो कुछ हमको अतिरिक्त मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ से ये इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 6 इसमें रखें तो ये आया पी आई, यह पी आई है, और एक्स आई माइनस सी आई यह लेमडा पी आई ये वैल्यू, और इज इक्वल टू माइनस रो, इज इक्वल टू माइनस रो। तो पी आई और पी आई ये 1 दे दिया, इट मीन्स लेमडा की वैल्यू जो आ गया वो हमारा माइनस रो ये आया। तो अब एक्स आई माइनस सी आई की इस वैल्यू को जब यहाँ रखेंगे लेमडा को, तो अब वो ये नॉन वैल्यू हो गया, ये रो है, इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कोई कर्व का जब इक्वेशन हमारा ये कर्व कोई दिया गया है और इसका पॉइंट पी, इसका कोऑर्डिनेट एक्स आई ऐसा दिया गया है, या यही आप लिखे हैं एक्स आई, तो इस पॉइंट पर इस कर्व का कर्वेचर क्या होगा, कर्वेचर निकालना हमको पता है, कर्वेचर निकाल लेंगे और 1 बाई कर लेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, यानी ये वैल्यू हम निकाल सकेंगे, कर्व का इक्वेशन दिया है। तो जब ये वैल्यू निकल आएगा तो वही लेमडा की वैल्यू आ गया, इट मीन्स एक्स आई माइनस सी आई, दैट इज एक्स आई माइनस सी आई इज इक्वल टू माइनस रो पी आई, ये वैल्यू आ गई एक्स आई माइनस सी आई, इसकी वैल्यू माइनस रो पी आई ये आया। अब यहीं से हम क्या करेंगे कि सी आई की वैल्यू को निकालेंगे, हमको सेंटर निकालना है, तो अब इस सी आई माइनस है तो दूसरे तरफ ले जाए, तो इसी की वैल्यू हमको मिल गया यह सी आई इज इक्वल टू एक्स आई और प्लस रो और पी आई ये मिल गया। अब देखें एक कर्व आपको दिया जाएगा, कर्व दिया जाएगा जिसका ऑस्कुलेटिंग सर्किल हमको निकालना है, तो इसके किस पॉइंट पर निकालना है वो पूछेगा, क्योंकि हर पॉइंट का अलग अलग ऑस्कुलेटिंग सर्किल आएगा। तो जिस पॉइंट का दिया उस पर इस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हमको मालूम है, उससे हमको रो मिल जाएगा, और यह पी आई प्रिंसिपल नॉर्मल ये यूनिट वेक्टर रहेगा, और यह एक्स आई यानी किस पॉइंट पर हमको ये निकालना है। इससे आपको ये मिला कि जो सेंटर होगा वो सेंटर आपका जिस पॉइंट पर ऑस्कुलेटिंग प्लेन निकालना है, ऑस्कुलेटिंग सर्किल, उस पॉइंट पर जो उसका प्रिंसिपल नॉर्मल होगा, प्रिंसिपल नॉर्मल, तो अब इसका प्रिंसिपल नॉर्मल क्या, ये हमारा टेंजेंट हुआ, एक कर्व का टेंजेंट ले लिया और इसी प्लेन में ऑस्कुलेटिंग प्लेन में इसके परपेंडिकुलर लाइन लिया, तो ये हमारा यही प्रिंसिपल नॉर्मल हो गया, प्रिंसिपल नॉर्मल। तो यानी इस पॉइंट पर इस प्रिंसिपल नॉर्मल के अलांग ही सेंटर रहेगा, लेकिन कितनी दूरी पर रहेगा तो वो भी देगा कि एक्स आई से रो डिस्टेंस पर, यानी जो ये पॉइंट एक्स आई है इससे रो डिस्टेंस पर, यानी इसी से यह, तो ये पॉइंट जो आएगा वो एक्स आई प्लस रो और इसका यूनिट वेक्टर पी आई, तो ये वेक्टर हो गया रो पी आई, एक्स आई से इतना डिस्टेंस है, इट मीन सी आई का कोऑर्डिनेट हमारा एक्स आई प्लस रो पी आई। तो सेंटर हमने निकाल लिया कि कोई कर्व रहेगा उस पर ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो ऑस्कुलेटिंग सर्किल जो होगा उस कर्व का प्रिंसिपल नॉर्मल ले लें, तो प्रिंसिपल नॉर्मल पर इस पॉइंट से इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लें, उतने ही डिस्टेंस पर इसका सेंटर निकलेगा, तो ये सेंटर तो है।
अब हमको रेडियस चाहिए, रेडियस चाहिए, तो रेडियस के लिए देखिए आपका यही इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इसको दूसरे साइड में कर दें तो ये स्क्वायर मिल जाएगा। अब इस एक्स आई माइनस सी आई की वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, ये माइनस रो पी आई, तो यदि यह माइनस रो पी आई और फिर माइनस रो पी आई, इट मीन्स इसकी वैल्यू आ गया रो स्क्वायर और पी आई डॉट पी आई 1। तो अब इसको ए स्क्वायर की वैल्यू रो स्क्वायर, इट मीन्स ये जो होगा वो रो, ये जो होगा वो रो, तो हमारा रेडियस भी निकल आया, सेंटर भी निकल आया। तो हम क्या करेंगे, इसी एक्स आई माइनस सी आई की वैल्यू को ये निकालने के लिए इक्वेशन 2 में रखें। तो हम एक्स आई माइनस सी आई पुटिंग the value of xi minus ci is equal to rho minus rho pi in equation 2। इक्वेशन 2 में क्यों? क्योंकि रेडियस निकालना है और रेडियस उसी में है। तब हमने xi माइनस सी आई इसकी वैल्यू रखा तो माइनस रो पी आई, फिर ये भी वैल्यू माइनस रो पी आई और ए स्क्वायर को दूसरे साइड में कर लें, ए स्क्वायर, तो यहां से यह आ गया पी आई डॉट पी आई 1 माइनस, तो ये रो स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इंप्लाई ए इज इक्वल टू रो। तो हमको क्या मिल गया कि इस कर्व का ये कि जिस पॉइंट पर हमको ऑस्कुलेटिंग सर्किल निकालना होगा, तो हम क्या कर लेंगे कि उस कर्व का ऑस्कुलेटिंग प्लेन में जो पॉइंट एक्स आई है जिस पर हमको निकालना है, उससे रो डिस्टेंस, अब देखिए यहां से भी आ गया क्योंकि जितना रेडियस होगा उतने ही डिस्टेंस पर सेंटर जाएगा। तो ये वैल्यू दोनों यहां से और ये दोनों सेम आ रहा है। तब हमने देखा कि यहाँ इस एक्स आई से प्रिंसिपल नॉर्मल के अलावा और प्रिंसिपल नॉर्मल ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करेगा, क्योंकि हमारा ऑस्कुलेटिंग जो सर्किल होगा वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में होगा। तो ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन में इस पॉइंट पर एक टेंजेंट हुआ और एक प्रिंसिपल नॉर्मल हुआ, क्योंकि ऑस्कुलेटिंग प्लेन टी आई और पी आई दोनों को कंटेन करने वाला होता है। तो जिस पॉइंट पे ऑस्कुलेटिंग सर्किल निकालना है उसका प्रिंसिपल नॉर्मल लेना है, और प्रिंसिपल नॉर्मल पर एक्स आई से इसका जो रेडियस हुआ वह रो, तो इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेंगे। जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा उतने डिस्टेंस पर इसका सेंटर रहेगा, यानी इस सेंटर से इस रेडियस से इस ऑस्कुलेटिंग प्लेन में सर्किल ड्रा करेंगे, हमारा ऑस्कुलेटिंग सर्किल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा फाइनल ये वर्क हुआ। अभी आपने देखा कि टोटल जो ऑस्कुलेटिंग सर्किल हमको निकालना हुआ, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि हमने उसका सेंटर सी आई ये सपोज कर लिया, रेडियस ए ऐसा सपोज किया, और तब इसका इसी सेंटर का हम एक स्फीयर कंसीडर करें, क्योंकि जब तीनों आएगा x माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस z माइनस जेड वन का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो सर्किल नहीं देगा, वो स्फीयर देगा। तो इसलिए हमने इसी सेंटर पर हमने एक स्फीयर ले लिया। अब इस स्फीयर को जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन काटेगा तो हमको एक सर्किल मिलेगा, तो वही हमारा ऑस्कुलेटिंग सर्किल कहलाएगा। और वो ऑस्कुलेटिंग सर्किल का सेंटर क्या हो, रेडियस क्या हो, ये हम निकाल लें। तो जब निकालेंगे तो अब जैसे ए ऑस्कुलेटिंग प्लेन हो गया, तो इस पर सेंटर कहाँ होगा, रेडियस क्या होगा, वो हमको निकालना पड़ेगा। तो उसी के लिए हमने क्या किया कि जो ये स्फीयर हुआ जिसका इक्वेशन एक्स आई माइनस सी आई इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा, तो वो इस कर्व के साथ 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा। तो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखा तो एफ एस 0, एफ डैश एस 0 और एफ डबल डैश 0। तो इसको निकाला, डिफ्रेंशिएट कर लिया, और ये ध्यान रखेंगे जहां एक्स आई डैश देगा उसको टी आई लिखेंगे, एक्स आई डबल डैश आएगा वो टी आई डैश दैट इज कप्पा पी आई, उसको हम लोगों ने लिखा। और लिखने के बाद तब हमने देखा कि जो ये इक्वेशन था टी आई एक्स आई माइनस सी आई, यह शो कर रहा है कि एक्स आई माइनस सी आई टी आई के
परपेंडिकुलर है, दो का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो टी आई का परपेंडिकुलर प्लेन जो होगा वो नॉर्मल प्लेन होगा। तो यानी एक्स आई माइनस सी आई नॉर्मल प्लेन हो गया, और एक्स आई माइनस सी आई ये हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन में होगा, क्योंकि ऑस्कुलेटिंग सर्किल ऑस्कुलेटिंग प्लेन में होता है। तो ये हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन में भी हो और ऑस्कुलेटिंग नॉर्मल प्लेन में भी हो, ये दोनों प्लेन पर तब होगा जब दोनों के इंटरसेक्शन पे हो। तो यानी इन्हीं दोनों का, ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन और ये हमारा नॉर्मल प्लेन, दोनों के इंटरसेक्शन से ये पी आई आया। तब जो यह एक्स आई माइनस सी आई है, इस वेक्टर को हम इसका मैग्नीट्यूड सपोज कर लिया लैम्डा, उसकी वैल्यू को निकालेंगे, और जिसके लॉन्ग वर्क कर रहा है वो हमारा पी आई यूनिट वेक्टर उसका दिया है, तो किसी भी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर में लिख सकते हैं। अब यह एक्स आई माइनस सी आई की वैल्यू उसमें रखें जिसमें ये पी आई है, तो क्योंकि पी आई में ही ये रहेगा तभी वो 0 नहीं देगा, तो वहां से हमने ये लैम्डा की वैल्यू -ρ ऐसा निकाल लिया। और तब ये एक्स आई माइनस सी आई की वैल्यू जो यहाँ से ये सपोज किया गया, अब ये लैम्डा अभी माने हैं, अब निकाला है, उसको हमने रख दिया, तो ये आ गया, यहाँ से सेंटर की वैल्यू को निकाल दिया। अब एक्स आई माइनस सी आई की वैल्यू, हम इसकी वैल्यू ये लैम्डा है, इसमें -ρ पी आई लिख दिया। अब ये वैल्यू हम जहाँ रेडियस है उसमें रख दें तो हमारा रेडियस भी निकल आए। इट मीन्स जो सेंटर हुआ वो एक्स आई से प्रिंसिपल नॉर्मल के एलान, जो इसका रेडियस है ρ, उतने डिस्टेंस पर होगा। तो ये सेंटर मालूम हो गया, रेडियस मालूम हो गया, और इसी प्लेन में इसी रेडियस से सर्किल ड्रा कर देंगे, हमारा ऑस्कुलेटिंग सर्किल आ जाएगा। इस तरह से ये आर्टिकल हमारा कंप्लीट आर्टिकल हुआ, महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसको ठीक से समझ करके उसको आप लिख लेंगे।